नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में काफ़ी कोर्ट केसेस और ट्रिब्यूनल के डिसीजंस आ रहे हैं, जिसमें कुछ पेंशनर्स के फेवर में आए हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ज़्यादातर पेंशनर्स कर रहे थे कि जिन लोगों के 15 साल पूरे हो चुके हैं, उनके लिए क्या रिफंड की व्यवस्था होगी? तो इस किस्म की एक रिट अभी प्रिंसिपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दिल्ली में 17/9/2024 को डाली गई। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि 9% ब्याज के साथ कम्यूटेड अमाउंट वापस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका सच कुछ और है। सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, 17/9/2024 को दिल्ली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको प्रिंसिपल ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है, एक फाइल की जिसमें उन्होंने कई डिमांड्स की और उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए कैट की जो बेंच थी, उन्होंने उस रेटिफिकेशन को एडमिट कर दिया और उसको अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच को कल 30 सितंबर 2024 को सुनवाई की तिथि रखी है। दोस्तों, इस रिट पिटीशन को ही सेंट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश मान करके वीडियो में प्रसारित किया गया, क्योंकि एक न केवल भ्रामक है बल्कि पेंशनर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। दोस्तों, जब से कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के कई डिसीजंस आए हैं, तो पेंशनर्स की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और मेरे चैनल में भी कई कमेंट आते हैं कि आप तो केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों के लिए स्टे दिया जा रहा है कोर्ट में, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने 15 साल से भी ज़्यादा में कम्यूटेशन का अमाउंट वापस कर दिया है और उनको क्या रिलीफ मिलेगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये रिट फाइल की गई है। दिल्ली सेंट्रल ट्रिब्यूनल की साइट में उसका क्या स्टेटस है, उसकी ओर ले जाएँगे। आइए उस पर चर्चा करें। दोस्तों, ये केस नंबर 3674 है 2024 का और इसका डायरी नंबर है 9285/2024। ये प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में फाइल किया है और केस है OA और केस नंबर है इसमें OA/3674/2024। इस 17/9/2024 को फाइल किया गया है और ये सेंट्रल सिविल पेंशनर फोरम द्वारा फाइल किया गया है, जो कि पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर एंड अदर्स इसमें रिस्पोंडेंट हैं। तो इसमें जब इसको ऑर्डर को पूरी तरह से देखा गया तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच द्वारा दिया गया ऑर्डर है, ऑर्डर सॉर्ट। दोस्तों, जब कभी भी कोई रिट पिटीशन या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें वो ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है और रजिस्ट्रार फिर उसको डिसाइड करता है कि केस की मेरिट कैसी है। उसके बाद ही उसका अगली सुनवाई के लिए रखा जाता है। कई बार तो रजिस्ट्रार के लेवल पे ही केस रिजेक्ट हो जाता है, तो वो उसको फिर रजिस्टर नहीं किया जाता। ये केस सेंट्रल सिविल पेंशनर्स फोरम वर्सेस पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इसमें एप्लीकांट एडवोकेट हैं मिस्टर विद्यासागर और रेस्पोंडेंट के एडवोकेट मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब ये यहाँ से इस ऑर्डर में पहले लाइन में लिखा, लॉ काउंसिल फॉर एप्लीकांट हैज ड्रॉन अटेंशन टू द रिलीफ सॉट इन द OA विच रीड्स एज अंडर। इनके इशूज कौन कौन से थे? ये था to strike down expression 15 years in the Rule 10-A of the CCS Pension Rules 1985 with the further direction to the government to restore full pension as soon as commuted value is recovered from pensioners instead of prolonging recovery up to 15 years। ये सेंट्रल सिविल रूल में चेंज करने के लिए कहा गया है। दूसरा जो पॉइंट B है,
As a result of A above, direct the government to refund the excess amount already recovered from the pensioners. In those cases where committed value stand recovers by crediting the excess amount so recovered to the bank account in which their pension is being credited along with interest at the rate of 9% per annum. तो ये इन्होंने दूसरी डिमांड करी है कि जो कमिटेड पेंशन रिकवर होने के बाद एक्सेस रिकवरी कर दी गई है उस पर 9% ब्याज के साथ उन पेंशनर्स के पेंशन पेइंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। ई पॉइंट में उन्होंने लिखा एज ए रिजल्ट ऑफ ए एंड बी अब फुल रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट at the rate of 9% per annum may be allowed in those cases where recovery has already been effected for 15 years and full pension has now been restored. The refund amount may be directed to be credited to the bank account through which the pensioners are getting pension एंड और डी पॉइंट पे उन्होंने कहा कि जिन्होंने 15 साल तक कमिटेड पेंशन का पोर्शन वापस कर दिया उनके जो रिकवरी की गई है एक्सेस उस पर 9% ब्याज के साथ उनको भी वापस कर दिया जाए। ई पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि पास एनी अदर ऑर्डर डायरेक्शंस एक्स्ट्रा in the applicant's favor and against respondent. F पॉइंट में लिखा है अलाउ कॉस्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो जो इसमें कॉस्ट लगेगी उनके उसको भी अलाउ करने के लिए डिस्कस किया गया। सेकंड पैरे में लैंड काउंसिल फॉर एप्लीकांट फर्दर ड्रॉज अटेंशन टू द वायलेशन ऑफ जजमेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर he made a special reference to the following laws. ये अलग अलग रिट पिटिशन में जहाँ जहाँ फैसले दिए गए हैं उनका डिटेल दिया है उन्होंने, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कई कोर्ट्स हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं उनका डिटेल दिया है उन्होंने, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर का है और केरला हाई कोर्ट का है, ट्रिब्यूनल का है और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का है। दोस्तों आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर हैं उसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उस पर स्टे लगा दिया गया है, तो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट का अभी क्या रुख रहेगा इसमें। थर्ड पैरे में लर्न काउंसिल फॉर एप्लीकांट प्रेज टू स्ट्राइक डाउन द एक्सप्रेशन 15 years in Rule 10A of the CCS Pension Rule 1985 with the directions to restore the full pension as soon as the commuted value is recovered. In support of the contention, he refers to the judgment of Honorable High Court of Punjab and Haryana where similar issue was raised, and by giving the benefit of balance of convenience in favor of the applicant. The recovery of committed value of pension has been stayed. The applicant in the present way is seeking similar relief. उसी प्रकार के रिलीफ इसमें भी ट्रिब्यूनल से मांगे गए हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ द लर्न काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट vehemently opposes the grant of interim relief, stating that since the rules of CCS pension rule is under challenge in OA, it may heard a division bench. The same is agreed to. तो इस तरह से रजिस्ट्रार के पास रिस्पोंडेंट की तरफ से अपील की गई, क्योंकि इसमें CCS रूल पेंशन रूल को चैलेंज किया गया है, तो उसको डिवीज़न बेंच में सुनने के लिए रिक्वेस्ट की गई और उस रिक्वेस्ट को एग्री कर दिया गया है रजिस्ट्रार द्वारा। तो ये ऑपरेटिव पार्ट है कि जो रिस्पोंडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी उसको एक्सेप्ट किया गया। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है इशू शॉर्ट नोटिस, और इस तरह से उन्होंने शॉर्ट नोटिस दे दिया रिस्पोंडेंट को। सिक्स पॉइंट में रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू लिस्ट द मैटर बिफोर एन एप्रोप्रिएट डिवीज़न बेंच। ये रजिस्ट्री को कहा गया है कि आप इसको एप्रोप्रिएट डिवीज़न बेंच के लिए साइन कर दो
और इस तरह से ये मैटर अब डिवीज़न बेंच में दे दिया गया है, जिसमें 7 पॉइंट में लिखा है लिस्ट ऑन 30 सितंबर 2024, और 30 सितंबर 2024 के लिए लिस्ट किया गया डॉक्टर आनंद के खाती मेंबर। दोस्तों, सेंट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा 17/9/2024 को जो सुनवाई की गई, और उसमें जो पिटिशनर्स के काउंसिल थे और जो गवर्नमेंट के काउंसिल थे, उन दोनों को सुनने के बाद द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा केवल 2 लाइन का आदेश दिया हुआ है कि इस केस की अगली सुनवाई 30/9/2024 को होगी। दोस्तों, 30/9/2024 कल है, और कल क्या सुनवाई होकर के क्या आदेश ट्रिब्यूनल का आता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि जो वीडियो में कहा गया है। कभी-कभी हमारे यूट्यूबर साथी अति उत्साहित हो जाते हैं, और वो कई बार खबरों को सही ढंग से समझने के बजाय तुरंत प्रसारित कर देते हैं। मैंने भी उस वीडियो को उसी दिन देखा था जिस दिन वो प्रसारित किया गया था, और उसके बाद मैंने उसकी फैक्ट की जानकारी लेनी चाहिए। इस संबंध में जब जानकारी मिली तो मैंने उस तुरंत वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन कल इसकी अगली सुनवाई है, तो आज मैं इसमें न केवल उस पिछले ऑर्डर का स्पष्टीकरण और कल की डेट में क्या संभावना हो सकती है, उस पर भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, कम्यूटेशन पीरियड को कम करने और एक्सेस अमाउंट की रिकवरी को रिफंड करने और उस पर ब्याज देने का जो ये मामला है, ये इतना सिंपल नहीं है कि ट्रिब्यूनल एक डेट में ही उसको डिसाइड कर देगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज़ और बाकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी डिसीजन है, तो इस मामले को डिसाइड होने में अभी समय लगेगा। कल की डेट में क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि ये केस कितना आगे चलेगा। दोस्तों, मैं भी हमेशा ये सोचता हूँ कि पेंशनर्स के हित में काम हो, और पेंशनर्स को जितना भी सुविधाएँ मिल सकें, या जो उनको अनड्यू प्रेशर आ जाता है रिकवरी से, पेंशन की रिकवरी से और कई कारण से, तो वो कम होने चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी भ्रामक खबर तुरंत ना फैलाई जाए। उसके जाँच-पड़ताल के बाद ही उस पर कोई वीडियो बनाया जाए। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया में कोई भी चैनल चला रहे हैं, तो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि केवल सही खबर और सच्ची खबर ही दें, बेशक उसमें कोई देर हो जाए। मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि ये खबर पुरानी हो गई, और ये तो आप पुरानी खबर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी खबर यदि पुरानी भी हो, कोई खबर पुरानी भी हो, तो उसमें यूट्यूबर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, अपने कमेंट्स होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी होती है। उसको वीडियो को देख कर के ही कोई कमेंट करे। थोड़ा-सा उस वीडियो पे नज़र मारेंगे और उसके बाद कमेंट कर दें। तो कमेंट कृपया तभी करें जब वीडियो को पूरी तरह से देख लें, और कोई भी नेगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट मैं हमेशा उनको इनवाइट करता हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ सुधार करने की भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा, और आपको पसंद भी आई होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक पेंशन, बैंक की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।